हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी, ठीक है ना? तो आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 का स्टूडेंट नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और ये हमारी वन शॉट नहीं है स्टूडेंट, क्या है? हमारी गन शॉट चल रही है। अब गन शॉट का मतलब क्या है कि आपके अच्छे मार्क्स, मेरा एम है कि आपके अच्छे मार्क्स आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स में आए, ठीक है? तो मैं स्टूडेंट आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो उन पर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लिखते हुए जाइए, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो के प्यारे सी गन शॉट को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। स्टूडेंट, इसको अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस मतलब खुद के नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? तो यहां पर स्टूडेंट यूनिट 2 का स्टूडेंट सिलेबस लिखा है। अब यूनिट 2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चलिए देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली पहला जो टॉपिक्स लिखा है वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और डाइवर्जेंस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ईयर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? यहां से आएगा ही आएगा, या तो ये थ्योरी की या तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट आती है स्टूडेंट, या फिर यहां से न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी, इट इज अ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे। उसके बाद मैक्सवेल की इक्वेशन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डेरिवेशन की भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद मैक्सवेल की इक्वेशन वैक्यूम मीडियम में पढ़ेंगे और कंडक्टिंग मीडियम में हम पढ़ने वाले हैं विद डेरिवेशन। उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके साथ साथ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड देयर ट्रांसवर्स नेचर। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव, का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना? प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक्स आता है वो स्टूडेंट आपके पास आता है स्किन डेप्थ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि जहां से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोक्स थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं स्टोक्स थ्योरम से पहले आपको मैं कुछ यहां पर इसकी बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूं कि यहां पर जैसा यूनिट का नाम आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, जिसे हम EMFT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है वो दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो इलेक्ट्रो से मिलकर बना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर बना है, और एक मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना है। यदि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को स्टूडेंट कंबाइन कर देते हैं तब जाके हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बनता है। तो यहां पर मैंने यही लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? तो यहां पर यही डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर दूसरी डेफिनेशन लिखी है कि द म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो म्यूचुअल इंट्रैक्शन का मतलब जब हम वेव पढ़ेंगे ना, वेव, अभी नेक्स्ट बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वेव का एक डायग्राम पढ़ेंगे। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं। इज दैट क्लियर ना? देन यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जब एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, तो वो किसकी फॉर्म में चलती है? जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
प्रोपोगेट किसकी फॉर्म में होती है, वेव की फॉर्म में होती है। उसके बाद जैसे ही फिर मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, बेसिकली ये मैक्सवेल नहीं, मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ये कुछ यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है इन्होंने ही एक्सप्लेन करी थी। कब करी थी, 1864 में। इन्होंने कहा था कि यदि मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन कर देता हूं और वो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, चार्ज जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्सीलेट होना चाहिए। एक्सीलेट का मतलब स्टूडेंट होता है कि वो जो पार्टिकल है वो क्या होना चाहिए, मूव कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि अपनी एक एग्जैक्ट पोजीशन पर रुका हो। अगर ये एग्जैक्ट पोजीशन पर रुकता है तो स्टूडेंट हम, अगर आपने क्लास 12th में आपको पता हो तो जब कोई पार्टिकल या कोई चार्ज मूव नहीं करता हो तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जो आपके पास जो चार्ज है वो रुका हुआ है तो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। बट यहां पर क्या है, एक्सीलेट चार्ज पार्टिकल जनरेट ईएम वेव। जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सीलेट होता है मतलब घूमता है या फिर किसी भी वेलोसिटी से चलता है तो वहां पर ईएम वेव्स जनरेट होती हैं। ईएम वेव्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर ना इतना? ओके, क्लियर क्लियर, ओके। तो यहां पर बेसिकली मैंने यहां पर स्टूडेंट लिख रखा है कि आपके पास कोई चार्ज होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, या तो चार्ज किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, या फिर चार्ज मोशन में रहेगा। और एक कैसी मोशन, एक्सीलेटेड मोशन। जब चार्ज रेस्ट पर रहता है तो उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसके अंदर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना इतना? ओके। तो यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे क्या है कि यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है। तो ऊपर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, ईएफ डायरेक्शन में यहां पर आपके पास वेव है मतलब ईएम वेव्स, और यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एमएफ का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप ध्यान से देखेंगे ऊपर की तरफ क्या चल रही है, ये जो रेड कलर से हैं ऊपर की तरफ क्या चल रही है, वेव। तो ऊपर की तरफ वेव जा रही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। तो जेड की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर जब जेड की डायरेक्शन इस साइड, ये एक्स, ये ऊपर वाई और ये जेड, अगर मैं इस साइड को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखता हूं तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कैसे, देखिए ऊपर जा रही है एक्स की डायरेक्शन, मतलब एक्स की डायरेक्शन में ऊपर वेव्स चल रही हैं, और जेड डायरेक्शन किस तरफ होगी, जेड डायरेक्शन इस तरफ ही तो होगी, इस तरफ होगी। तो जेड डायरेक्शन क्या है, दोनों आपस में क्या कर रही हैं, दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर बना रही हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, और यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपके पास ईएम वेव जो है इसमें भी क्या बनना है, एक क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव जो रहती हैं वो एक दूसरे के क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक है, क्या रहती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। ये जो तीनों है ना आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव्स जो हैं वो तीनों ही आपस में म्यूचुअली क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। बात क्लियर? ओके। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकली कुछ टूल्स यहां पर लिखे हैं जो कि क्या है, डेल ऑपरेटर। पहला जो टॉपिक्स हम पढ़ते हैं स्टूडेंट वो क्या पढ़ते हैं, डेल ऑपरेटर। ये इसका स्टूडेंट क्या होता है, सिंबल। अब डेल क्या होता है, यदि कोई स्टूडेंट हम मतलब पहली यूनिट जिसने भी पढ़ रखी होगी उसको पता होगा कि डेल क्या होता है। डेल मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर लिखा है कि आई कैप, इसको बोलते हैं स्टूडेंट आई कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, इसको भी डेल बोलते हैं। ये जो साइन ऊपर लिखा है इसको भी डेल ही हम बोलते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है। उसके बाद ये जो क्या देता है यहां पर, ये जो डेल है ये दो फंक्शन है। यहां पर क्या है, ये जो डेल है इसके दो पार्ट्स आप बोल सकते हैं या दो फंक्शन हमको देता है। पहला है क्या है, दो क्वांटिटी देता है, एक तो स्केलर फंक्शन होता है और एक दूसरा क्या होता है, वेक्टर फंक्शन होता है। स्केलर फंक्शन और एक दूसरा स्टूडेंट क्या है, वेक्टर फंक्शन। अब स्केलर फंक्शन क्या होता है कि डेल को यदि मैं फाई के साथ, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फाई, यदि मैं डेल को फाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो
हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है। क्या देता है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होती है कि दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती हो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर स्टूडेंट ये वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे आप क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे बीच में क्या है? क्रॉस, और यहां पर क्या है? डॉट। तो यहां पर इसके दो पार्ट्स हैं और यहां पर मैंने स्टूडेंट लिख रखा है कि वेयर ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये जो आपके पास है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी वाला पार्ट्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? जहां पर भी आपको डॉट कुछ भी नहीं दिखाई दे तो उसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑफ फाई। उसके बाद अगर आप इस साइड देखेंगे डॉट प्रोडक्ट की तरफ, तो डॉट प्रोडक्ट की तरफ यहां पर मैंने लिख रखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए। कहीं पर भी आपको डेल डॉट ए दिखाई दे उसको आप बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए। क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट, क्योंकि आगे चल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद यहां पर हम पढ़ते हैं कर्ल। क्या है नेक्स्ट? कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए का मतलब क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कहीं पर भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई दे डेल ऑपरेटर के साथ, उसको आप बोलेंगे कर्ल ऑफ ए। क्या बोलेंगे? कर्ल ऑफ ए को क्रॉस और डॉट को हम डाइवर्जेंस ऑफ ए बोलेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर लाप्लासियन ऑपरेटर लिखा है। लाप्लासियन ऑपरेटर बेसिकली कुछ नहीं है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या था? ओनली एक ऑपरेटर था। तो एक ऑपरेटर की मल्टीप्लाई में दूसरे ऑपरेटर के साथ कर देता हूं स्टूडेंट, तो यहां पर यह बन जाता है लाप्लासियन ऑपरेटर। क्या बन जाता है? लाप्लासियन ऑपरेटर। तो पहला ऑपरेटर मैंने यहां पर मतलब पहला डेल ऑपरेटर लिख रखा है, दूसरा डेल ऑपरेटर ये रहा। देन दोनों की यहां पर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं आपको बता देता हूं, आई डॉट आई करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सेम ऐसे ही जे डॉट जे क्रॉस करते हैं, उसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 1। और के डॉट के करते हैं तो उसकी भी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई है कि हाँ सर बिल्कुल इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी है। ओके ना स्टूडेंट? ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोक्स थ्योरम, जो कि यहां से आपका सिलेबस स्टूडेंट स्टार्ट होता है। ये थी बेसिक चीज जो कि आपको आगे चल के बतानी जरूरी थी, क्योंकि आगे चल के इनका कंसेप्ट यूज होता है, तो इसलिए आपको हमें बताना कंपलसरी था। ठीक है ना? तो यहां पर स्टोक्स थ्योरम पढ़ते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी लाइन इंटीग्रल होगा, क्या होगा स्टूडेंट? कोई लाइन इंटीग्रल है, वो लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देती है सरफेस इंटीग्रल में। किसमें? लाइन इंटीग्रल को हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर यही थ्योरम है। इट स्टेट दैट द फ्लक्स ऑफ कर्ल। कर्ल का मतलब क्या है? कर्ल का मतलब बताया था मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एफ इज एनी क्लोज सरफेस। कोई आपके पास क्लोज सरफेस है एस, ये आपके पास मैं मान लेता हूं ये कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया एस, इसका सरफेस एरिया क्या है? एस, और सी यहां पर क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो वो सरफेस किसके इक्वल रहेगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, ओवर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस के इक्वल रहेगा। तो यहां पे कर्ल एफ डॉट डी एस, मैंने यहां पर वेक्टर एफ लिया है, चाहे तो आप एफ ले सकते हैं, चाहे कोई बहुत से टीचर कराते हैं ए से रिलेटेड कराते हैं तो आप ए ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। बट यहां पर मैंने क्या लिया है कि ये आपके पास क्या है स्टूडेंट? कर्ल है। ये आपके पास क्या है? कर्ल एफ डॉट डी एस। एफ डॉट डी एस का मतलब क्या है कि एफ डॉट डी एस का मतलब क्या होता है? यहां पर ये जो है क्लोज इंटीग्रल, ये आपके पास क्या है? इसको जो ये है क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी एल, एफ डॉट डी एल। तो ये यहां पर आपके पास क्लोज इंटीग्रल मतलब यहां पर क्या है? ये लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को बेसिकली हम सी से डिनोट करते हैं। तो सी जो कन्वर्ट हुआ है वो किस में हुआ है? सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ है। मतलब कहने का क्या हुआ? लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा।
एंड वाइस वर्सा। तो सरफेस इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि यहां पर आपको समझ में आई होगी। कर्ल का मतलब क्या होता है कि सर कर्ल का मतलब तो आपने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर डेल डॉट यहां पर एफ है तो एफ डॉट डी एस, उसके बाद यहां पर एफ डॉट डी एल, ये आपके पास क्या है सेम। तो यहां पर नोट करके यही पॉइंट लिखा है कि दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल, यहां पर कोई भी लाइन इंटीग्रल होगा इनटू अ सरफेस इंटीग्रल। तो ये किसमें कन्वर्ट कर देती है, एक सरफेस इंटीग्रल में स्टूडेंट क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे चल के मैक्सवेल की इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती है स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहां पर ही आप क्लियर कर लें क्या है कि जो आपके पास स्टोक्स थ्योरम रहती है वो लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करती है सरफेस इंटीग्रल को, या फिर आप बोल दीजिए सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दी है लाइन इंटीग्रल में। दोनों मैंने आपको यहां पर लिख दिए, लाइन को सरफेस में, सरफेस को सरफेस को किसमें, लाइन में, ठीक है ना। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आगे है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी आपके पास सरफेस है, क्या है आपके पास कोई सरफेस है, मैं उस सरफेस को कन्वर्ट कर दूंगी वॉल्यूम इंटीग्रल में, किसको, वॉल्यूम इंटीग्रल को, या फिर वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दूंगी मैं सरफेस इंटीग्रल में। तो ये आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स थ्योरम में बेसिकली स्टूडेंट क्या था कि कर्ल था, वहां पर क्या था, कर्ल आपको दे रहा था। लेकिन यहां पर गॉस डाइवर्जेंस में क्या होता है, यहां पर आपके पास क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस। गॉस डाइवर्जेंस से ही समझ में आ जाना चाहिए, डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज हो रहा है, तो डाइवर्ज का मतलब डॉट प्रोडक्ट वाली टर्म यहां पर आएगी, क्लियर है ना। तो इट स्टेट दैट द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड एफ ओवर एनी क्लोज सरफेस एस, यहां पर कोई भी आपके पास एस सरफेस है, अगर आपके पास ये क्लोज है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया क्या है, एस है, तो वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड एनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस, ठीक है। तो यहां पर जो यहां पर मैंने डेफिनेशन लैंग्वेज में लिख रखी है, थ्योरी में लिख रखी है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि यहां पर सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं विद द डाइवर्जेंस एफ डॉट डीवी, ठीक है। यहां पर डी आई वी का मतलब है डाइवर्जेंस। तो यहां पर स्टूडेंट सरफेस इंटीग्रल को हम एस से भी डिनोट करते हैं, किससे, कि यहां पर डबल इंटीग्रेशन एस लगा दो और यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन और वी लगा दो। तो ये कुछ इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहां पर आप एक इंटीग्रेशन लगाएंगे, सपोज एक इंटीग्रेशन और यहां पर सरफेस लिख देंगे, तो हमें उससे भी समझ में आ जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो आगे चल के मैंने यहां पर लिख दिया है दूसरे स्टेप में। तो सरफेस इंटीग्रल को, तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि सर डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर हमने स्टूडेंट क्या करा है, डॉट प्रोडक्ट हमने कर दिया है, ठीक है ना। ओके, इतना समझ में आ रहा है, जी सर बिल्कुल एकदम। उसके बाद यहां पर हमने सेम इसी चीज को मैंने लिखा है कि डबल इंटीग्रेशन को आप सिंगल इंटीग्रेशन और उसके कॉर्नर में आप एस लिख दीजिए, तो हमें समझ में आ जाता है कि यहां पर हाँ क्या है कि सरफेस इंटीग्रल है, और यहां पर आपने क्या लिख दिया, वी लिख दिया है। वी का मतलब कि इसको हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिखा है, क्या है, दिस थ्योरम इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ सरफेस इंटीग्रल इनटू अ वॉल्यूम इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। आगे ना बात समझ में कि सर बिल्कुल एकदम बात भेजे में हमारे में आ गई है। ओके ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि जो आपके पास स्टोक्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल को मैं कन्वर्ट कर देती हूं सरफेस इंटीग्रल में, या सरफेस इंटीग्रेशन जो भी रहेगा मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी लाइन इंटीग्रल में। कि सर बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम तरीके से समझ में आ गई बात। उसके बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गॉस डाइवर्ज का ही मतलब क्या होता है कि डी आई वी मतलब डॉट प्रोडक्ट आपको लिखना होता है उसमें, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल को मैं कन्वर्ट कर देती हूं किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल में, और या फिर वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम होगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी सरफेस इंटीग्रल में। बात क्लियर इतनी कि सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई भी हमें डाउट यहां तक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
बेसिक कुछ हम लॉ हम पढ़ते हैं बेसिकली, क्योंकि आगे चल के आपको ये यूज होंगे और ये बेसिकली आपके भी सिलेबस में है। तो यहाँ पर पहला जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ आप बेसिकली क्लास 12th में पढ़ते हैं, जब हम गॉस थ्योरम हम पढ़ते हैं ना, गॉस थ्योरम जब आपने पढ़ी होगी, पहला ही चैप्टर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ आता है, तो वहां पर मैंने यही लिख रखा है कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब गॉस लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा क्लोजर थ्रू सरफेस एरिया, या आपके पास कोई सरफेस एरिया है, यहां से कोई क्या जा रही है, कोई लाइन जा रही है, क्या जा रही है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो यहां पर E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल मतलब क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम E डॉट ds इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज, ये जो Q है यहां पर क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। बात आगे समझ में, ये इसका फॉर्मूला है यहां पर। तो मैंने यहां पर लिख रखा है कि आपके पास ये जो फाई है, यहां पर ये जो फाई आप यूज कर रहे हैं, ये फाई आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एप्सिलॉन नॉट ये जो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू ये है। उसके बाद Q जो है वो आपके पास टोटल चार्ज है, Q यहां पर क्या है, टोटल चार्ज है। बात क्लियर, पहला लॉ समझ में आया, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो इक्वल रहता है किसके, 1/एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। क्लियर है ना कि सर इतना तो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम गॉस लॉ पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में। क्या पढ़ते हैं, गॉस लॉ को ही हम मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 0। अगर आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, जैसे ये क्लोज सरफेस है, तो इसके चारों तरफ जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा वो 0 रहता है। क्या रहता है स्टूडेंट, 0 रहता है। बात क्लियर, यहां पर स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को या जो कोई भी फ्लक्स क्वांटिटी होती है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये जो फाई है इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और B डॉट ds, ये जो B है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड के नाम से दिया जाता है। B क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसके बाद ds यहाँ पर कोई सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया। तो यहाँ पर B डॉट ds मैंने बता रखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है ना, यहाँ पर रीजन लिख रखा है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज सरफेस एरिया बनाती है। जैसे ये मैग्नेटिक का सिंबल, मैग्नेट है, एक दूसरी मैग्नेट ये है। ठीक है, ये इसके दो नॉर्थ पोल हैं, एक नॉर्थ पोल ये है, एक साउथ पोल। तो नॉर्थ से अंदर कहां जाती है, साउथ में, तो ये लाइन अंदर भी जाती है। तो इस वजह से यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है ना। और उसके बाद आप जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। क्या आपने कभी देखा है कि यहां पर ये नॉर्थ है तो इसके अंदर नॉर्थ ही नॉर्थ रहेगा, कि नहीं सर यहाँ पर नॉर्थ रहता है या यहाँ पर साउथ रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पोल एग्जिस्ट करते हैं किसी भी मैग्नेट में, कभी भी एक पोल नहीं होता है मैग्नेट के अंदर। तो इस वजह से ये 2 रीजन है, तो इस वजह से मैग्नेटोस्टैटिक्स हम गॉस लॉ यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फैराडे के कुछ लॉ आ जाते हैं। तो फैराडे का यही लॉ है। फैराडे क्या था, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने चार्ज के बारे में बताया था। क्या बताया था कि रेट ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चार्ज इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ बेसिकली यहां पर क्या है स्टूडेंट, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक इंडक्शन बी, मैग्नेटिक इंडक्शन बी फॉर ए क्लोज पाथ। ये आपके पास कोई क्लोज पाथ है और इसका हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं dl, इसका छोटा सा पार्ट ले रहे हैं dl, और dl का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और यहाँ पर ये जो b है, इस b को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, चार्ज चल रहा है, ऊपर की तरफ क्या है, चार्ज है। तो वो लाइन इंटीग्रल ऑफ
मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर ए क्लोज पाथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट आई। तो वो किसके रहेगा, म्यू नॉट आई के इक्वल रहेगा। तो यहां पर आप देखेंगे बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, डीएल मतलब क्लोज पाथ है, तो यही तो क्लोज पाथ है आपके पास, तो वो किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट, ठीक है ना। थ्रो एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। ओके, तो ये इसका क्या है, यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। तो म्यू नॉट यहां पर परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर है ना स्टूडेंट कि सर इतना तो क्लियर। उसके बाद हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ लॉ थे, मतलब कुछ बेसिक लॉ थे आपके जो पढ़ने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ द इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसे आप बोलते हैं। तो आप पानी वानी पी लीजिए, हम भी पानी वानी पी लें, और फिर एक शायरी के साथ नई शुरुआत करते हैं हम नए टॉपिक की। तो चलिए, नया टॉपिक क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। चलिए, पी लिया पानी वानी, करें स्टार्ट। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं सर, क्या बताइए, बताइए ना जल्दी जल्दी। तो सर एक शायरी सुना दीजिए, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। शायरी सुनाएं, शायरी सुना दें फिर, कि हाँ सर बिल्कुल सुना दीजिए, मन कर रहा शायरी सुनने का। तो अर्ज किया है इरशाद, अर्ज किया है इरशाद कि सर वो पुरानी वाली मत सुनाना जो आपने यूनिट 1 में सुनाई है, नहीं, कि यूनिट 1 में कौन सी सुनाई थी, यूनिट 1 में कौन सी सुनाई थी, कि सर कोई ना कोई सी तो सुनाई होगी, बट उसको मत सुनाना, कोई नहीं सुनाना, कि ठीक है। ओके, तो जब याद आएगी जब सुनाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो शायरी ये है कि देखिए, क्या है, कोई कम बारी सुनाऊं, कैसी सुनाऊं, बताओ कैसी। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं, देन उसके बाद शायरी, पक्का 100%। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर क्या है, देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है कि द डाइवर्जेंस, और तो आप जानते हैं डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस, द डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब जे, करंट डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। तो वो किसके इक्वल रहेगी, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो रो यहां पर जो है, ये जो रो है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे रो से नाम देते हैं। तो इसका क्या है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, नेगेटिव रेट, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो डेल रो अपॉन डेल टी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जो रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल रहेगी। अब ये नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव पोर्शन जब इधर की साइड आएगा तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में, इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो यहां पर जे का ये जो आपके पास क्या है, जे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इस फॉर्मूले को अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आता कैसे है, तो चलिए, कोई नहीं आएगा जिंदगी में एक तेरे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं कर सकता। अब शायरी सुना दी, अब ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, फिर दूसरी शायरी सुनाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां पर इसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, कोई एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये आपके पास क्लोज सरफेस, ठीक है सर, बिल्कुल क्लोज सरफेस है। तो और यहां पर इसमें चार्ज क्या है, इसमें चार्ज क्यू है स्टूडेंट, चार्ज यहां पर क्या है, क्यू चार्ज है। ये एस सरफेस है और इसका वी वॉल्यूम है, वी क्या है, वॉल्यूम, और इसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे। तो यहां पर पहला ही पॉइंट मैंने ये लिख रखा है कि कंसीडर ए क्लोज सरफेस ऑफ वॉल्यूम, यहां पर कोई क्लोज सरफेस एस है और उसका वॉल्यूम वी है, एनक्लोजिंग ए चार्ज क्यू, और यहां पर इसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सर, एकदम कोई बात नहीं है। उसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है एज द करंट फ्लो, अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाता हूं तो आप देखेंगे ये जो चार्ज है ये बाहर की तरफ चला जाता है। कहां जाएगा, अगर यहां से कोई चार्ज निकलने लग जाए, जब यहां से चार्ज निकलेंगे तो इसके अंदर चार्ज कम रहेंगे या नहीं,
बिल्कुल सर रहेंगे। तो यहाँ पर यही है कि देयर विल बी अ डिक्रीज इन चार्जेस, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। अगर एक बात बताइए, सपोज यहाँ पर 5 चार्ज थे, 5 चार्ज थे, ठीक है, यहां से 5 चार्ज, और 5 चार्ज में से मैंने बोला कि 2 चार्ज निकाल दिए। कितने निकाल दिए, 2 चार्ज मैंने यहां पर निकाल दिए। तो यहां पर कितने चार्ज बचे इसके अंदर, कि सर 3 चार्ज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर डिक्रीज हो रहे हैं चार्ज, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहां पर वही लिख रखा है कि I इज इक्वल टू माइनस के डी क्यू अपॉन डी टी, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। फॉर्मूला होता है ना I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां पर चार्ज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए हम क्या लगाते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी लगाते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां पर चार्ज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आती है, फर्स्ट आती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सरफेस इज आल्सो गिवन बाय। तो अभी आपने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपने देखा था। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इज इक्वल टू I अपॉन Q या Q अपॉन I, कि सर Q अपॉन I, Q अपॉन I कि I अपॉन Q। बताइए क्या फॉर्मूला देखा था, बताइए कि सर हमने फॉर्मूला देखा था I अपॉन Q, J इज इक्वल टू I अपॉन Q फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एक बार मैं आपको फॉर्मूला और दिखा देता हूं कि J इज इक्वल टू I अपॉन A, J इज इक्वल टू I अपॉन A, A मतलब एरिया है और रो इज इक्वल टू यहाँ पर वॉल्यूम है, V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर हम चलते हैं नेक्स्ट। तो फॉर्मूला आ गया ना समझ में, J इज इक्वल टू I अपॉन A, I अपॉन A यहां पर फॉर्मूला है। तो यहां पर ds इसका सरफेस एरिया है, मतलब ds से हमने डिनोट किया। अगर मैं I की वैल्यू निकालता हूं तो J इज इक्वल टू यहां पर I अपॉन A है ये। तो I की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो I की वैल्यू हम I इज इक्वल टू J डॉट A निकाल लेंगे, J डॉट A। तो J डॉट A क्लोज इंटीग्रल। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट के लिए है, करंट का फॉर्मूला यहां पर आ गया। तो अब आप ऊपर एक फॉर्मूला ये भी था, तो ऊपर एक ये फॉर्मूला हमने दूसरी इक्वेशन से ये बनाया है। तो दो फॉर्मूला है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, I है। तो दोनों I है, तो ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी साइड क्या है, इक्वल है। तो दोनों साइड हमने स्टूडेंट यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में इक्वल कर दिए। जब ये इक्वेशन नंबर 3 में हमने इक्वल कर दी, तो यहां से ये जो आपके पास Q है, इस Q की वैल्यू निकालिए। तो आप जानते हैं Q मतलब रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो रो V आएगा। तो भाई छोटा सा चार्ज है, सम चार्ज है, कोई छोटा सा पोर्शन चार्ज है, तो क्या आएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V रो dV आपके पास आ जाएगा। और ये जो Q की वैल्यू जो आई है, ये आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी होगी यहां पर। जैसे ही आप यहां पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपके पास टर्म आएगी। ठीक है, देन उसके बाद ये D को इसको अंदर ले जाएंगे हम, तो D को हम क्या कर देंगे, डेल रो अपॉन डेल T, और dV ये आपके पास यहां पर आ जाएगा। और ये वाली टर्म आपके पास क्या है, सेम। अब यहां पर आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहां पर अप्लाई करनी होगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के मैक्सवेल की इक्वेशन, कंटिन्यूटी की इक्वेशन में आपको यूज होंगी। तो यहां पर हमने क्या करा है, यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस क्या कहती है कि वॉल्यूम इंटीग्रल को मैं कन्वर्ट किस में कर देती हूं, सरफेस इंटीग्रल में। तो आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, डेल डॉट जे डीवी इज इक्वल टू, और ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, सेम। जब ये टर्म सेम, ये टर्म सेम है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, सेम। तो यहां पर यही मैंने लिख रखा है कि ये दोनों मैंने क्या कर दी, इसके इक्वल कर दिए। ठीक है ना, क्या कर दिए, इसके इक्वल कर दिए। ठीक, देन उसके बाद ये नेगेटिव टर्म इधर आएगी तो पॉजिटिव, और आप देखेंगे यही कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला था, डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ओके। यहां पर स्टडी स्टेट के लिए यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। तो ये यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आ जाती है, ड्राइव होकर
आ जाती है। ठीक है ना, ओके, बात क्लियर एकदम कि सर एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, कोई बात नहीं है अगर आप इसको भी इसके और इसको इक्वल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन से ये इंटीग्रेशन और डीवी से ये डीवी, तो बचा आपके पास क्या, माइनस के डेल रो अपॉन डेल टी। तो आप ये लिख दीजिए। ठीक है ना, आगे मना बात समझ में। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूजन होंगे, सर आप पता नहीं जिन कैसे आपने लिख दिए। तो आप इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, उसके बाद डीवी से ये डीवी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपके पास क्या, माइनस के डेल लो अपॉन डेल टी। यहाँ पर डेल डॉट जे आपके पास बच जाता है, ये नेगेटिव इधर आई पॉजिटिव बन गई, तो ये स्टडी के लिए जीरो है। तो जीरो, जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो डेल डॉट जे बराबर में क्या आएगी, जीरो वैल्यू आएगी। आगे ना समझ में, तो ये आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाती है। उसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या ही है कि जो आपके पास टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ सम वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू द रेट, जो अभी वही जो हमने उसका फॉर्मूला देखा था वही यहाँ पर क्या लिख रखा है, बस किसकी थ्योरी की फॉर्म में हमने लिख रखा है। ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में। तो देख लीजिए, इक्वल टू द नेगेटिव मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन ए वॉल्यूम assuming that charge can neither be created nor be destroyed। चार्ज ना तो के बनाया जा सकता है, मतलब क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही खत्म किया जा सकता है। उसके बाद यहां पर हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ते हैं, या फिर मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहां पर इसकी कुछ डेफिनेशन लिखी है, लेकिन डेफिनेशन पर हम जाते नहीं है, ये आप पढ़ लेंगे। तो यहां पर बेसिकली इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है, इसको हम स्टूडेंट आई डी से डिनोट करते हैं। किससे, आई डी से डिनोट करते हैं। तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी अपॉन डी टी। तो डी फाई बी यहां पर क्या है आपके पास, फाई यहां पर क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे ये जो आपके पास डी फाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फाई बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एम्पियर्स जो लॉ था उसमें हम कुछ मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई क्या है, एम्पियर्स लॉ आपके पास ये था, अगर आपको ध्यान हो तो ये आपके पास एम्पियर लॉ था। ये जो इसमें मॉडिफाई करने के लिए हमने म्यू नॉट आई डी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। आई डी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, आई डी को म्यू नॉट आई डी को ऐड कर दिया। अगर हम मॉडिफाई करते हैं एम्पियर्स लॉ में, तो हम जहां पर आईडी है, ये आपके पास आईडी है, इस आईडी की जगह, और ये आईडी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो आईडी की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं या नहीं, कि बिल्कुल सर आप रख सकते हैं। तो इस आईडी की जगह मैंने ये वैल्यू जो ऊपर फॉर्मूला था वहां पर मैंने रख दी। ठीक है, इस आईडी की जगह ये सेम है, ऐसे यहां से हमने क्या किया है, इस आईडी की जगह ये जो आपके पास वैल्यू रखी है, इस वैल्यू में से हमने आईडी अगेन रख दिया। आईडी में से जो म्यू नॉट था, क्योंकि यहां पर भी आप देखेंगे म्यू नॉट, यहां पर भी आप म्यू नॉट है, दोनों म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट यहां पर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया हमने। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ बनता है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यहां पर मैंने अदर डेफिनेशन ऑफ लिख रखी है, किसकी, डिस्प्लेसमेंट करंट की। अगर आप चाहें तो आप इसको भी लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में, अगर आप चाहें तो ये वाली जो डेफिनेशन है इसको भी आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो ये इसका क्या था फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट समझ में आया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट 2 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव हम देखने जा रहे हैं, क्या है कि द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला ID इज इक्वल टू ए जे डी होता है। तो ए यहां पर एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है कि आपके पास 2 कैपेसिटर होती हैं, 2 प्लेट होती हैं, और यहां पर हमने कोई एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर हमने देखा
कि यहाँ से जो भी करंट जा रहा था तो सेम यहाँ पर ये जो दूसरे वाले जो चार्ज था या जो दूसरी प्लेट थी, तो यहाँ से इसके कुछ यहाँ पर इसके एरिया के कुछ चारों तरफ क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस प्लेट पर क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, की डिस्टेंस की वजह से, थोड़ी सी डिस्टेंस थी, उस थोड़ी सी डिस्टेंस की वजह से वहां पर करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहां पर दो प्लेट लगाई जाती हैं, दोनों प्लेट के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है, और यहां पर ये जो JD है, ये जो JD लिखा है, इस JD को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, और JD की वैल्यू जो है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हम पढ़ेंगे, ये JD इज इक्वल टू डेल D अपॉन डेल T होती है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में JD की वैल्यू जो ये आपके पास आई है उसमें आप पुट कर देंगे, तो जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो ID इज इक्वल टू A डेल D अपॉन डेल T आएगी आपके पास। तो सेम ऐसे ही यहां पर, और इस D का फॉर्मूला बेसिकली ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। तो यहां पर ये इस D की जगह ये फॉर्मूला, ये मतलब ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया, और उस पुट करने के बाद यहां पर हमने क्या करा है कि A एप्सिलॉन नॉट DE अपॉन DT, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ठीक है, यहां पर if sigma is the surface charge density होती है Q अपॉन A। तो क्या होती है, Q अपॉन A। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा है, सिग्मा की जगह हमने Q अपॉन A रख दिया, मतलब Q अपॉन A वैल्यू रख दिया। और जहां पर ये आप देखेंगे, अगर आप इसमें कुछ मैच कर पा रहे होंगे, AE आ रहा है या नहीं आ रहा, कि हाँ बिल्कुल सर AE एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, कि हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस E को इधर लेकर आएंगे और इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर, मतलब इस वाली E को इधर लेकर आएंगे और इसको इधर ऊपर ले के जाएंगे, तो उसकी AE की जगह आप क्या रख सकते हैं, Q अपॉन E रख सकते हैं, Q अपॉन E रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर E आपके पास E है, ये आपके पास क्या है, E। इस E की जगह आप क्या रख सकते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन वैल्यू पुट करिए। तो ये वैल्यू हमने पुट करी, उसके बाद A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो DQ अपॉन DT आपके पास बचता है, और DQ अपॉन DT मतलब क्या हुआ, चार्ज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ID इज इक्वल टू I आपके पास आता है, ID इज इक्वल टू I आपके पास आता है। ठीक है, तो दिस शोज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्ज इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट। तो वो किसके इक्वल रहेगा, कंडक्शन करंट के इक्वल रहता है। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रही है। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट नीड अ मॉडिफिकेशन टू एम्पेयर्स लॉ। तो यहां से इस डिस्प्लेसमेंट करंट में हम क्या कर सकते हैं, एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। बात क्लियर इतनी, ओके, सभी को क्लियर है ना। उसके बाद यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्शन करंट में और डिस्प्लेसमेंट करंट में डिफरेंस हम पढ़ने वाले, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां पर डिफरेंस आप देखेंगे, करंट कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट बेसिकली क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप यही है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और ID का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट D phi B अपॉन DT। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक करंट कैरीड बाय द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज, जो बेसिकली जो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसी को कंडक्शन करंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, कि आपके पास दो प्लेट के अंदर जो करंट फ्लो होगा। तो यहां पर द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाया जाता है। तो इट एग्जिस्ट इवन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और यहाँ पर इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टडी कंडीशन, और ये इसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट D phi B अपॉन DT। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। यहां पर मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती हैं। कौन कौन सी 4 इक्वेशन है, इनकी डेरिवेशन, फिर इंटीग्रल में भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, ओके,
तो मैंने आपको बता दिया मैक्सवेल की इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म 4 इक्वेशन होती हैं। मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी 4 इक्वेशन दी। किसके बेस पर दी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने पर उन्होंने 4 इक्वेशन दी। अब वो 4 कौन कौन सी इक्वेशन है, यहां पर लिखा है कि क्या है कि ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म can be explained in term of a 4 fundamental equation called Maxwell equation, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती हैं, उनके प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती हैं, वो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन कहलाई जाती हैं। अब वो 4 इक्वेशन कौन सी हैं, यहां पर ये 4 इक्वेशन लिखी हुई हैं। जैसा आप देखेंगे यहां पर क्या है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, पहली इक्वेशन ये है आपके पास। उसके बाद डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये है। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस के डी बी अपॉन डी टी, ये तीसरी इक्वेशन है। उसके बाद डेल क्रॉस एच, क्रॉस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ एच भी बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ ई भी बोल सकते हैं, इसे डाइवर्जेंस ऑफ बी भी बोल सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी भी बोल सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन को हम पढ़ रहे थे, तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पर 4 इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, याद करिए, रटिए, जो आपको करना है वो करिए, ठीक है। बट ये आपको 4 इक्वेशन याद होनी चाहिए, पक्का आएंगी आपके एग्जाम में, पक्का 100%। यहां पर ये D का फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, और J इज इक्वल टू आप जानते हैं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट H, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मैंने यहां पर लिखा है कि H यहां पर क्या है, D यहां पर क्या है, और रो क्या है, B क्या है, और E यहां पर क्या है। बेसिकली मैंने सब कुछ यहां पर जो इसमें इन इक्वेशन में यूज हुआ है, कौन कौन सी चीज क्या है, कौन कौन सी क्या है, वो मैंने स्टूडेंट यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। जैसे H यहां पर आप देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर D आप देखेंगे, D यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आप बोल दीजिए। B यहां पर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, और यहां पर रो क्या है, ये जो रो है वो चार्ज डेंसिटी है, और ये जो आपके पास E है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्लियर है ना। तो ये 4 इक्वेशन आप रट लीजिए, लिख लीजिए, जहां पर भी आपको रटना हो वो आप कर लीजिए। अब इन्हीं को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ड्राइव। तो ये इक्वेशन आती कैसे हैं, इनको प्रूफ हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इनका प्रूफ। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर आपको एक पहली इक्वेशन दी है। ये पहली इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो तो यही तो हमने पहली इक्वेशन पढ़ी है कि हाँ सर बिल्कुल यही आपने पहली इक्वेशन आपने पढ़ाई है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो हम चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल 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 कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए ना, थोड़ा टाइम वेस्ट सा लग रहा है। हाँ क्यों भाई, टाइम वेस्ट क्यों लगेगा, हम हैं तो टाइम वेस्ट लगेगा तुम्हें? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप। ओके अब हम चलिए करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर स्टूडेंट गॉस लॉ, तो पहली इक्वेशन ये है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हम देखेंगे क्योंकि डेरिवेशन आती है प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीका से एकदम शानदार वे में देखेंगे। ओके तो यहाँ पर डेल डॉट डी मतलब यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, तो ये आपको प्रूफ करना है बाय गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ मैंने आपको पढ़ाया था कि बिल्कुल सर पढ़ाया था। तो गॉस लॉ ये होता है आपके पास क्या, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, की बिल्कुल सर यहां से इस एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले जाएंगे तो ये आपके पास आ गया, इस साइड आ गया, और ये क्यू आपके पास क्या है, एज इट इज। अगर आपको ध्यान हो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको ये जो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पढ़ाई थी तो वहां पर डी का फॉर्मूला एक बताया था, तो यहां पर जो आप डी देख रहे हैं तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया, डी आपने रख दिया, तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। बट यहां पर आप जानते हैं क्यू करंट डेंसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या है, चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है कि बिल्कुल सर। तो यहां से आप इस Q की वैल्यू, ये जो Q की वैल्यू आई है ये वाली, इस वैल्यू को यहां पर आप पुट कर देंगे, तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये जो ऊपर वैल्यू है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी या नहीं कि सर बिल्कुल। तो अब यहां पर आप देखिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसमें, वॉल्यूम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किसके थ्रू करते हैं कि सर गॉस डाइवर्जेंस के थ्रू हम करते हैं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इस
साइड हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप सर यहाँ पर इस साइड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये गॉस डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा कि बिल्कुल सर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आप ये देखिए, ये साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड और ये जो ऊपर वाली साइड है, दोनों साइड इक्वल है कि बिल्कुल सर इक्वल है। तो दोनों साइड, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों, ये भी तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, जो बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका क्या हुआ, वॉल्यूम से ये इंटीग्रेशन से ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट और डीवी से ये डीवी कैंसिल आउट। तो बचा क्या आपके पास, डेल डॉट टी। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। तो यही आपके पास क्या थी, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर आपको ध्यान हो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यही फर्स्ट इक्वेशन थी कि वाह सर मजा आ गया एकदम, आपने तो बिल्कुल सेम एज इट इज ये प्रूफ कर दी। अब तक चलिए हम देखते हैं। तो एकदम बढ़िया वे में समझ में आई है ना, आसान वे में। ओके, अब हम चलते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन ये थी आपके पास कि बिल्कुल सर, तो यहाँ पे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स हमने आपको पढ़ाया था कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया था। तो यहाँ पर वो हमने लिख दिया। उसके बाद यहां पर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल इनटू द कन्वर्ट इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये हमने लिख दिया। तो आप देखेंगे ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। अरे सर हाँ इक्वल है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये जो साइड है ये भी साइड इक्वल हो जाएगी। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आएगा ही नहीं। तो इसके बराबर में जब जीरो, तो इंटीग्रेशन आप इसका करेंगे तो डेल डॉट बी आएगा। क्या आएगा, डेल डॉट बी इज इक्वल टू में जीरो आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, और यही आपके पास इक्वेशन नंबर कौन थी, सेकंड, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, आगे समझ में दोनों इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन तो एक स्टेप की है और दूसरी पहली वाली इक्वेशन एक दो स्टेप, दो तीन मान लीजिए स्टेप, ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फैराडे लॉ हमने आपको पढ़ाया था कि हाँ सर पढ़ाया तो है आपने फैराडे लॉ, बट याद नहीं है। अरे याद क्यों नहीं होगा भाई, अंकुश सर हैं आपके साथ तो याद क्यों नहीं होगा। तो यहां पर हमने, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन थी। तो थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग फैराडे लॉ में हमने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया था। तो एक फॉर्मूला स्टूडेंट ये और होता है कि E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल C E डॉट D है। अगर आप देखेंगे ये साइड और ये साइड इक्वल है कि हाँ सर, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगी कि हाँ बिल्कुल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हमने कर दी इन इक्वेशन नंबर 3। तीसरी इक्वेशन में ये दोनों साइड क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। यहां पर आप देखिए, अगर वेयर यहां पर ये जो 5b है, इस 5b की जगह मैं b डॉट ds रख सकता हूं या नहीं, कि हाँ फॉर्मूला तो सर पढ़ा है हमने 5b इज इक्वल टू b डॉट ds। तो यही 5b की जगह यहां पर आपको पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमने बेसिकली यहां पर क्या कर दिया स्टूडेंट, पुट कर दी। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम कि नहीं सर, अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम हमें है नहीं। उसके बाद ये टर्म जो है, ये टर्म सेम एज इट इज है। उसके बाद हमने ये क्लोज इंटीग्रल को बाहर ले गए, या फिर आप ये बोल दीजिए जो d अपॉन dt है इसको अंदर ले गए। जैसे अंदर ले जाएंगे तो ये डेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेल b अपॉन डेल t और ds आपके पास सेम एज इट इज। उसके बाद यहां पर हमने अप्लाई स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम आप देखेंगे ये लाइन इंटीग्रल है। सी का मतलब मैंने आपको बताया था लाइन इंटीग्रल। सी का मतलब क्या बताया था, लाइन इंटीग्रल बताया था। तो लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्ट इनटू द, किस में हो रहा है, सरफेस इंटीग्रल। भाई लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा है किस में, सरफेस इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल कौन करते हैं, स्टोक्स थ्योरम। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आता है, कर्ल आता है। तो कर्ल ऑफ ई। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। दोनों साइड, ये दोनों साइड इक्वल। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये दोनों साइड हमने बेसिकली स्टूडेंट यहां पर लिख दी है। लिख दी, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यहां इससे ये कैंसिल आउट, ds से ds कैंसिल आउट, बचा क्या, डेल क्रॉस ई, मतलब कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस के db अपॉन dt। और यही आपके पास मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी। और यहां पर हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन।
तो यहां पर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी आप बोल सकते हैं, बट इतनी लेंथी नहीं है। तो यहां पर ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ हमने आपको पढ़ाया था ये, ठीक है। देन उसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, इस बी की जगह, ये जो बी है, इस बी की जगह म्यू नॉट एच रखते हैं। तो म्यू नॉट एच, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच आपने वैल्यू पुट करी है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। उसके बाद आप जानते हैं इस म्यू नॉट से इस म्यू नॉट को कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास क्या, एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई आपके पास बच जाता है। तो आई का एक फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जी इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये भी तो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि सर, और ये फॉर्मूला आई की वैल्यू निकालते हैं तो जे डॉट ए मतलब जे डॉट डी एस आपके पास आएगा, ठीक है। और ये भी आई और ये भी आई, या फिर इस आई की जो वैल्यू, ये जो आई की वैल्यू है, इस आई की वैल्यू को यहां पर आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये आपके पास दोनों टर्म क्या आ जाएंगे, इक्वल आमने सामने आ जाएंगे। यहां पर आप अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, तो आपको ध्यान हो तो पहली दो थ्योरम्स में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर रहे थे, और तीसरी और चौथी में हम अप्लाई स्टोक्स थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का यूज करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम देखिए, लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल, तो वो कौन करती है कि स्टोक्स थ्योरम। तो लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमने क्या लगाया, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई किया। तो ये स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये टर्म आपके पास आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेम ऐसे ही फाई से ये फाई कैंसिल आउट, उसके बाद डीएस से ये डीएस कैंसिल आउट, तो जे बचा है। यहां से आपके पास कर्ल ऑफ एच आया है कितना, इज इक्वल टू जे। ये आपके पास पहली इक्वेशन आई है। क्या यही थी आपके पास कि नहीं सर, इसकी तो अभी पहली ही साइड आई है, लेकिन ये वाली टर्म जो है डी डेल डी अपॉन डेल टी ये नहीं आया है। इतना पोर्शन तो आपने मैच करा दिया, बाकी में हम करें क्या कि बिल्कुल अंकुश सर हैं तो सही, क्यों घबराने वाली बात कर रहे हो यार भाई, तुम्हारे साथ अंकुश सर हैं, जिंदाबाद अंकुश सर, बस ट्रस्ट बनाए रखिएगा। इस बात की मैं गारंटी दिलाता हूं, इस बात का मैं विश्वास दिलाऊंगा आपका कि अगर आप मेरे से पढ़ेंगे ना तो एकदम अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। तो टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, दोनों तरफ हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस लिया है, तो दोनों तरफ हमने डाइवर्जेंस लिया मतलब डेल लिया। तो डेल के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो बेसिकली यहां पर क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो डेल डॉट जे बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 2। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको ध्यान हो कि हाँ बिल्कुल सर ध्यान है, हमने पढ़ी है। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस के डेल रो अपॉन डेल टी होती है। अगर आप ध्यान देखेंगे ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि माइनस डेल रो अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 के अकॉर्डिंग यही हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। ये आप देखेंगे ये वैल्यू हमने लिख रखी। यहाँ पर रो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, रो ये जो है रो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको ध्यान हो तो डेल, कौन सी इक्वेशन नंबर 1, अगर आपको ध्यान हो तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इस इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है, वैलिड है किसके लिए, टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड के लिए वैलिड है, बट यहां पर टाइम डिपेंडेंट के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहां पर हम क्या मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं कि जे डॉट जे डैश, यहां पर जे डैश क्या कर रहे हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं। तो यहां पर पहली वाली इक्वेशन में, जो ये पहली वाली इक्वेशन थी, इसमें पहली वाली इक्वेशन में जे डैश हमने यहां पर ऐड किया है, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही फिर टेकिंग हम डाइवर्जेंस, दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले रहे हैं, तो डाइवर्जेंस हमने ये लिख लिया। तो आप जानते हैं इसकी तो वैल्यू क्या थी, जीरो इज इक्वल टू ये, तो ये वाली टर्म इसको हम इधर ले आए तो नेगेटिव आपके पास बच जाता है। और यहां पर हम यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन का यूज करेंगे। 3 इक्वेशन कौन सी थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इसकी जगह यहां पर आप यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 आप रखेंगे, तो इसकी जगह ये जो आपके पास संख्या थी, तो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी आपने लिख दिया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो डेल डॉट दिख रहा है ना आपको, डेल डॉट जे डैश इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है।
ओके तो फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद हो, फर्स्ट इक्वेशन ये आपके पास थी कि बिल्कुल सर थी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 को, इक्वेशन नंबर किसको 5 और 6 को आप देखेंगे तो 5 और 6 को आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या कि ये जो आपके पास टर्म है ये हमारे पास सेम एज इट इज है कि हाँ सर बिल्कुल एज इट इज है। तो इस रो की जगह ये जो आपके पास रो है, इस रो की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ये आपके पास रो है, इस रो की जगह मैं क्या रख सकता हूं डेल डॉट डी। तो डेल डॉट डी मैंने यहां पर वैल्यू क्या करी है, पुट करी है। कौन सी इक्वेशन में, 5वीं इक्वेशन में मैंने वैल्यू को पुट किया है। तो पुट करने के बाद यहां पर इस डेल को मैंने बाहर लिया डेल डी अपॉन डेल टी ये आपके पास बच जाता है, और डेल डी अपॉन डेल टी तो ये डेल से ये डेल क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जे डॉट इज इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी पुट इन इक्वेशन नंबर 4, और ये आपको किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना होगा। और इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 4 ये आपके पास थी। तो ये जे डैश की जो भी वैल्यू आई है ये आपको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी होगी, और जे डैश की वैल्यू कितनी आई है, जे डैश की वैल्यू ये आपके पास आई है डेल डी अपॉन डेल टी, इसको पुट कर दीजिए 4 में, और ये जैसे ही आप 4 में पुट कर देंगे यही आपके पास मैक्सवेल की 4th इक्वेशन थी। ठीक है ना, तो यहां पर आपकी 4th इक्वेशन भी प्रूफ हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके ये 4 इक्वेशन हमने आपको प्रूफ करके दिखाई है, तो कैसे कैसे प्रूफ होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस और वैक्यूम में। तो वैक्यूम के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट जो मैक्सवेल की जनरल इक्वेशन है, जो 4 इक्वेशन अभी हम पढ़ के आए हैं वो 4 इक्वेशन यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्री स्पेस वाली इक्वेशन यहां पर लिखी है। तो फ्री स्पेस के लिए ये यहां पर कि देयर इज नो चार्ज, कि आपके पास जो 2 प्लेट थी उनके बीच में या फिर इलेक्ट्रिक जो फील्ड था उसके चारों तरफ कोई भी चार्ज नहीं है, तब वहां पर क्या मैक्सवेल की इक्वेशन है फ्री स्पेस के लिए। तो मैक्सवेल की इक्वेशन जो 4 हैं वो आपके पास ये हैं, क्या है कि डेल डॉट मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ई बराबर 0 पहली इक्वेशन। तो ये कुछ टर्म है जिसमें हमने इसमें से इसको यहां पर पुट करी है, उसके अकॉर्डिंग आई है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 डाइवर्जेंस ऑफ एच बराबर 0, कर्ल ऑफ ई बराबर माइनस के म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी। और इक्वेशन 4 कौन सी है आपके पास, मतलब इक्वेशन कौन सी है 4, डाइवर्जेंस क्या है, क्या है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये आपके पास 4th इक्वेशन है फ्री स्पेस में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिंग मीडियम में। तो कंडक्टिंग मीडियम में क्या है, आपके पास वही इक्वेशन जो अभी हम 4 इक्वेशन पढ़ के आए हैं, जनरल इक्वेशन वही यहां पर लिखी हुई है। कंडक्टिंग मीडियम में ये आपके पास 4 इक्वेशन आ जाती हैं कि अब की बार यहां पर क्या है, चार्ज रखा हुआ है कि देयर इज ए चार्ज कंडक्शन करंट एग्जिस्ट, उसके अंदर कंडक्टर जो भी है करंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास कुछ क्या है कि सिग्मा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू सिग्मा ई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर और रो की वैल्यू 0 हो सकती है, डी इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन ई। ठीक है, उसके बाद B इज इक्वल टू म्यू एच। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू, ये जो आपके पास कंडक्टिंग मीडियम है ये वैल्यू जो है ये आपके पास 4 इक्वेशन है कंडक्टिंग मीडियम। तो ये जो है वो कंडक्टिंग मीडियम में है, और ये जो ऊपर लिखी गई हैं ये आपके पास फ्री स्पेस में। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखनी होती है, ये आपको नहीं है कि ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, कुछ नहीं लेना देना आपको। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। बट मैक्सवेल की तो 4 इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं इसकी मैक्सवेल की इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, इंटीग्रल की फॉर्म में हम मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर भी इसकी मैक्सवेल की इंटीग्रल फॉर्म में 4 ही इक्वेशन होती हैं। अब चारों इक्वेशन कौन कौन सी हैं, जैसा आप यहां पर आप देखेंगे ये आपके पास 4 इक्वेशन यहां पर लिखी हुई हैं कि बिल्कुल सर लिखी हुई हैं। ठीक है, हाँ भाई पानी वानी पी लीजिए अब भी। ओके, उसके बाद यहाँ पर 1 घंटा हो गया आई थिंक हमें।
उसके बाद 1 घंटा की और है, 1 घंटे की समथिंग और बनेगी ये। उसके बाद यहाँ पर 4 इक्वेशन लिख दी। ये 4 इक्वेशन क्या है कि पहली इक्वेशन आप देखेंगे तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डीवी, पहली इक्वेशन। उसके बाद क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन है आपके पास क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस के डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन ये आपके पास है, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन इंटीग्रल की फॉर्म में, अभी हमने इससे पहले डिफरेंशियल की फॉर्म में पढ़ी हुई है, ठीक है। ओके, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद यहां पर इनकी डेरिवेशन, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में हमने डेरिवेशन देखी थी मैक्सवेल की 4 इक्वेशन की, तो सेम उसी प्रकार से हम इंटीग्रल की फॉर्म में भी डेरिवेशन पढ़ेंगे 4 इक्वेशन की। तो पहली इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है, ये दूसरी इक्वेशन है। सबसे पहले पहली इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आप पहली इक्वेशन को आप डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहां पर हम क्या करें, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख ली, तो बाई फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी, कौन सी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो ये हमने लिख ली। इसका टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, तो दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, बोथ साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं। जैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल ये ले लिया और इसका भी हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, किसका, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का, डिफरेंशियल फॉर्म वाली का, ठीक है। उसके बाद यहां पर अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहां पर इसकी जगह जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जगह गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल इज कन्वर्ट इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आप देखेंगे ये साइड जो है जिस पे मैंने सर्किल किया है, ये साइड और ये साइड जो है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है नहीं कि हाँ बिल्कुल सर, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों साइड हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। तो सरफेस इंटीग्रल इनटू द कन्वर्ट इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। उसके बाद यहाँ पर डी की जगह, ये जो आप डी है, इस डी की जगह क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी, एप्सिलॉन नॉट ई आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जो जैसे वैल्यू आप पुट कर देंगे तो इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम, सॉरी यहां पर जैसी आप इसकी जगह, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डीवी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यही आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी डिफरेंस इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रल में मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, क्लियर, हेंस प्रूव। उसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपको ये प्रूफ करनी है। तो मैक्सवेल की डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो सेकंड इक्वेशन ये थी कि बिल्कुल सर यही थी। उसके बाद यहाँ पर सेम जैसा हम इस साइड कर रहे थे वॉल्यूम इंटीग्रल, तो दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल लिया। तो यहाँ पर आप अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम कर रहे थे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। दोनों इक्वल हैं कि बिल्कुल सर, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, और जैसे ये साइड, और यही आपके पास मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है। किसकी फॉर्म में, इंटीग्रल की फॉर्म में। बार बार बोल रहा हूं ये इंटीग्रल की फॉर्म में है, वो डिफरेंशियल की फॉर्म में, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके कि सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हम मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ये फोर्थ इक्वेशन है। तो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, तो सेम ऐसे ही मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन जो डिफरेंशियल फॉर्म में थी उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल हम ले रहे हैं। अभी तक हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे थे। यहां पर आपको क्या लेना, सरफेस इंटीग्रल लेना। मतलब लास्ट की 2 इक्वेशन, मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में दोनों में क्या लेना, आपको सरफेस इंटीग्रल लेना, और पहली 2 में वॉल्यूम इंटीग्रल लेना। तो ये आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। देन यहां पर हमने सरफेस इंटीग्रल दोनों साइड लिख लिया। उसके बाद यहां पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इससे पहली 2 वाली इक्वेशन में हम क्या ले रहे थे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यहां पर स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट इनटू द सरफेस इंटीग्रल। तो ये हमने लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सरफेस इंटीग्रल में। अगर आपको ध्यान हो क्या कि वही सेम मैचिंग सर, मैचिंग तो मूवी नहीं थी मेरी सर, क्या ही बोल दिया आपने, टूट गया मैं तो। ये आपने यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन क्या है,
इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। तो दोनों साइड हमने यहाँ पर क्या कर दिए, इक्वल। जैसे ही डेल को बाहर लेकर आएंगे तो वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। इस डेल को जैसे हम बाहर कन्वर्ट लेके आते हैं वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही आपके पास मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, हेंस प्रूव। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन, वही यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म में, ये आपने लिख दी। उसके बाद सरफेस इंटीग्रल लेंगे, दोनों साइड लिया। उसके बाद यहाँ पर बस थोड़ा सा यहीं पर है, क्या है कि यहाँ पर जैसे आप ds की मल्टीप्लाई इसके अंदर और इसके साथ करते जाएंगे तो ये हमने लिख लिया, और अलग अलग। तो यहाँ पर j डॉट ds, तो j डॉट ds क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है या नहीं। उसके बाद अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, यहाँ पर हमने स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई किया है। कहाँ, स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम को यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। जब अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या है, लाइन इंटीग्रल कन्वर्टिंग टू द सरफेस इंटीग्रल। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है, दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल, तो कहने का मतलब ये साइड और ये पूरी साइड क्या है, इक्वल। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आई। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, आई वैल्यू रख दिया। उसके बाद ये टर्म आपके पास क्या है, सेम, क्योंकि इस डेल को बाहर लेकर आएंगे तो ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। और यही आपके पास मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होती है इन डिफरेंशियल फॉर्म में। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की पहली इक्वेशन जो थी मैक्सवेल की, वो क्या कहती है। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन किसके ऊपर थी, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वही गॉस लॉ क्या कहता है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन जो थी, सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। तो वही जो आपकी मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन थी, तो वो गॉस लॉ थी मैग्नेटोस्टैटिक्स की। तो वही जो मैग्नेटोस्टैटिक्स लॉ क्या कहता है कि वही लिख रखा है मैंने, ये आपको मैंने ही ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें याद आती रहेंगी। सेम ऐसे ही मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस है। तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन थी। देन उसके बाद मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है मॉडिफाई एम्पियर सर्किटल लॉ, कि एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करिए। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉइंटिंग्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंटिंग्स थ्योरम क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि द टाइम रेट ऑफ EM electromagnetic energy within a certain volume plus the time rate of EM energy flowing out through the boundary surface is equal to the power transfer into the electric magnetic field। कि यहाँ पर जो आपके पास पावर जो है वो कितनी ट्रांसफर होगी, किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितनी पावर ट्रांसफर होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही आपके पास क्या होती है, पॉइंटिंग थ्योरम होती है। कि सपोज हमारे पास जैसे बड़ी बड़ी वो होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन लाइन होती है, उसमें कितना डेटा ट्रांसफर होता है, कितनी एनर्जी चाहिए, तो कितना लॉस हो रहा है पावर का, वही सब क्या बताती है, पॉइंटिंग थ्योरम आपके पास बताती है, ठीक है। जैसे सैटेलाइट होती है तो सुना है ना कि इतनी पावर का लॉस हो जाता है हमें, तो सेम ऐसे ही वहां पर क्या है, वो पॉइंटिंग्स थ्योरम का ही यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ इतनी पावर का लॉस हुआ है। तो पॉइंटिंग्स थ्योरम की दूसरी डेफिनेशन ये है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्या है, पॉइंटिंग्स थ्योरम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी और पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेव प्लेन। तो प्लेन मतलब प्लेन वेव की फॉर्म में, यूनिफॉर्म प्लेन वेव की फॉर्म में जो आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी वेव है उसमें कितना लॉस होता है, कितनी एनर्जी फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग्स थ्योरम। ओके ना, समझ में आई है। तो ये वैल्यू यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पर लिखा है, ये जो E क्रॉस H है इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। सभी को मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर E क्रॉस H क्या है, E.J क्या है, ये क्या है, सबको मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख रखा है जो कि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पर E क्रॉस H को टोटल आउटिंग एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम एंटायर वॉल्यूम, उसके बाद रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, सेम ऐसे ही इसको भी मैंने बता रखा, ठीक है ना। तो पॉइंटिंग्स थ्योरम रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये जो अभी हमने लिखी है इसकी डेरिवेशन क्या है। आप जानते हैं मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन ये होती है और फोर्थ इक्वेशन ये होती है कि बिल्कुल सर यही होती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। दोनों का क्या ले रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट में पहली इक्वेशन में हम H से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और दूसरी जो इक्वेशन है इसमें हम E से कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमने डॉट H से किया है पहली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन ये है तो H से हमने किया, H से इस साइड, H से इस साइड, इस साइड। उसके बाद ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पर E से, यहाँ पर E से, यहाँ पर E से, तो E से भी हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो थी वो हमने लिख ली। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई, ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करें, तीसरी वाली में से इस फोर्थ वाली को घटा देते हैं। तो तीसरी वाली इक्वेशन ये है, इस फोर्थ वाली को घटा देते हैं, तो घटाने के बाद ये हमने लिख दी, सबट्रैक्ट का साइन आ गया। उसके बाद यूजिंग वेक्टर क्वांटिटी इन अबव इक्वेशन, ऊपर अबव इक्वेशन में हम वेक्टर क्वांटिटी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ये जो आपके पास टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या लिख रखी है, अभी सेम लिख रखी है। क्या है कि ये जो डेल है इसको बाहर लिखिए, उसके इसके बाद ये जो ई है इसको हमने क्या लिया, अंदर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमने क्या करा है, उसके बाद ये जो H है और ये जो टर्म है, ये जो H वाली टर्म है, इसको हम इधर लिया है, ये लिया है इसको इधर। ठीक है, देन उसके बाद E क्रॉस H को, ये हमारे पास क्या है, सेम। ये जो टर्म थी, कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है, ये जो पूरी वाली टर्म, ये जो टर्म है ये हमारे पास इधर है, पूरी वाली टर्म ये आपके पास इधर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली टर्म आपके पास इधर है, तो यहां पर हमने वेक्टर आइडेंटिटी का यूज किया है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, दोनों सेम है, तो सेम एज इट इज लिखिए। उसके बाद यहां पर हमने क्या करा है कि जो आपके पास जो H है, माइनस के H डेल बी अपॉन डेल टी, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये आपके पास सेम एज इट इज सेम। उसके बाद E डॉट जे, ये भी सेम, और ये इसके बाद ये भी सेम। तो ये जो टर्म थी ये आपके पास क्या है, सेम एज इट इज हमने लिख ली। जैसे ही आप यहाँ इस माइनस से, ये माइनस जो आपके पास ये वाली टर्म है, ये इस माइनस से, या आप चाहें तो माइनस कॉमन लें। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से प्लस वाली आ जाएंगे, तो ये जो माइनस आएगा यहां से, इसमें से ये जो माइनस आएगा, इसमें से ये माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या, ये जो माइनस यहां से आप कॉमन लेंगे, ये इस साइड आपने शिफ्ट कर दिया है, तो ठीक है ना। उसके बाद यहां पर d की जगह आप E और एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं, और जो b है, जैसे यहाँ पर ये जो d है, इस d की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो b है, इस b की जगह म्यू h वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा है, इस एप्सिलॉन को बाहर लिया है, ये बना दिया। देन उसके बाद इस म्यू को बाहर लिया है H के साथ, तो ये आपने बना दिया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाती है, 5। उसके बाद वी नो दैट, अगर हम आप जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव लेते हैं, अगर हम बेसिकली पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं दोनों सेम संख्याओं का, तो ये आपके पास क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो आप देखेंगे दोनों ही टर्म क्या है, सेम है। जब दोनों ही टर्म सेम है तो 2e डेल ई अपॉन डेल टी लिख सकता हूं, और इसको मैं डेल ई का स्क्वायर अपॉन डेल टी लिख सकता हूं, कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से इसकी इक्वेशन की इसकी वैल्यू निकालता हूं, इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो ये जो 2 है, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, कि बिल्कुल सर, तो ये इस 2 ये 2 इसके नीचे आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पर E डॉट डेल ई अपॉन डेल टी है, उसकी जगह हाफ डेल ई अपॉन डेल टी आप पुट कर दीजिए। सेम ऐसे ही अगर H के लिए है, अगर ये भाई मैंने E के लिए निकाला है, और ये जो H के लिए है, तो H के लिए भी तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं भाई, जहां पर E है वहां पर H लिख दिया मैंने। तो सेम ऐसे ही ये जो आपके पास जो आई है, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये जो टर्म है, इसकी जगह मैं यहाँ पर ये वैल्यू, ये वैल्यू है और ये जो वैल्यू है उसकी जगह कहां पर पुट करूंगा, जो ये रेड वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है, ये रेड वाली टर्म, तो यही आप देखेंगे इसके इक्वल। तो यहाँ पर हम ये वाली टर्म जो सर्किल में है और ये वाली टर्म, दोनों को हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप पुट कर देंगे तो सेम
ऊपर वाली संख्या ये इधर वाली सेम एज इट इज। उसके बाद ई डॉट जे सेम एज इट इज, यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद हाफ बाहर लिया है हमने, कॉमन लिया है, सेम बाहर कॉमन लेने के बाद सेम आपके पास एज इट इज। उसके बाद टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल हम लेंगे। जैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल हमने लिख लिया, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद सेम हमने कुछ नहीं किया है, अगले स्टेप में ये जो ई है इस ई को यहाँ पर हम ले गए, ऐसे इस म्यू को यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने म्यू को जैसे ही लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया गया है। तो उसके बाद डी, आप जानते हैं ये जो डेल है बाहर लेकर आते हैं तो डी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेम हमने डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई किया है। जैसे आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल कन्वर्ट टू द वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये साइड जो है और ये साइड जो है सेम है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही ये साइड और ये साइड क्या है, इसके इक्वल है। और यही आपके पास आप देखेंगे पॉइंटिंग्स थ्योरम्स थी, यही आपके पास क्या थी, पॉइंटिंग्स थ्योरम। यहाँ पर जो आपके पास ई क्रॉस जो एच आया है ये आपके पास क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है पॉइंटिंग वेक्टर। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो यहाँ पर आप पॉइंटिंग वेक्टर की भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच इज कॉल्ड पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। उसके बाद इसको हम एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। और एस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ये फॉर्मूला हो जाता है, यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्रॉस को कन्वर्ट मोड में कर दूंगा, साइन थीटा आएगा, साइन 90 आएगा और ई एच आपके पास फॉर्मूला। तो एस बराबर क्या आया आपके पास, एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई टाइम या फिर पावर रेटेड रेडिएटेड अपॉन एरिया, ठीक है। तो पॉइंटिंग थ्योरम की जो यूनिट होती है ये जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड होती है, या फिर वॉट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, वॉट पर मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है क्या है, mt की पावर -3। और उसके बाद यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना। अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इसका क्वेश्चन आप पढ़िए, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए। पढ़ लिया क्वेश्चन। कैलकुलेट क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर एट द सरफेस ऑफ द सन गिवन द पावर आपको दी है यहाँ पर और रेडियस भी आपको दी है। तो जो आपको दिया डेटा है वो मैंने लिख लिया और जो पूछा है वो मैंने यहाँ पर भी लिख लिया। उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, S = ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए। और एरिया 4πr², 4πr²। तो पावर कितनी है कि सर पावर तो हमें दी है 5.4, तो 5.4 10 की पावर 28। उसके बाद 4πr मतलब रेडियस कितनी दी है सन की, 7.10 की पावर 8 का स्क्वायर। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस है, तो आप इसको ट्राई करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा दोनों क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, जो कि 3 टॉपिक्स हैं। उसके बाद 1-2 टॉपिक्स और बचता है आपके, देन उसके बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर EM वेव्स आपको पढ़नी है, क्या पढ़नी है, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने एक डायग्राम बताया था कि वो दोनों ही तीनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो वही इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, EM वेव। तो EM वेव्स आर कपल्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कपल। अरे सर क्या क्या यूज करते हैं आप, अब मैं क्या करूं भाई, कपल ही तो हुए ना। अब ये मत सोचना कि सर कपल वो वाले कपल तो नहीं है जो हम कपल हैं, हम का मतलब मैं नहीं भाई, ठीक है, मैं कपल नहीं हूँ। अगर आपका कोई होगा तो सही है, नहीं तो फिर
छोड़िए, कोई नहीं, पर्सनल मत जाइए सर हमारी लाइफ पर। तो EM waves are coupled electric and magnetic oscillation that moves with speed of light. Speed of light जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास वेव हैं वो ऑक्सीलेट करती हैं, वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, वो बिहेवियर करेंगी EM वेव की तरह। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। इन फ्री स्पेस जो आपके पास EM वेव्स जो होती हैं वो ट्रेवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, EM उसके बाद EM वेव्स ट्रांसफर्स इन नेचर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी डेंसिटी जो रहती है वो किसकी इक्वल रहेगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल रहती है। ठीक है, तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो अगर पूछ ली जाए तो आपको ये बता देनी है। ठीक है ना, बेसिकली आई नहीं है, फिर भी अगर आती हैं तो आप बता सकते हैं, इजी है। तो EM वेव्स जो आपके पास इन फ्री स्पेस है, 4 जो हैं वो आपके पास मैक्सवेल की इक्वेशन फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में हम 4 इक्वेशन पढ़ चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियो को देख रहे होंगे तो ये 4 इक्वेशन हमने आपको पढ़ाई थी इस स्पेस में, कि बिल्कुल सर आपने पढ़ाई थी। उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 3 ये आपके पास है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, कर्ल निकाल रहे हैं। क्या कर्ल यहाँ पर निकालेंगे। जैसे आप कर्ल निकालेंगे तो ये आपके पास कर्ल आएगा, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस करते हैं, तो इधर भी। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये टर्म आपके पास सेम एज इट इज, इस म्यू नॉट, ये जो म्यू नॉट है इस म्यू नॉट को बाहर लेकर आए हैं और इस डेल को हम अंदर ले गए, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप जानते हैं इस डेल को बाहर लेकर आएंगे तो डेल क्रॉस एच बचेगा, डेल क्रॉस एच, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और ये साइड सेम है। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 4 है, ये जो 4 है इसको हम यूज कर रहे हैं 5 में, जहां पर डेल क्रॉस एच जो है उसकी जगह हमें ये वाली टर्म आपको लिखनी है, ये जो पूरी टर्म है एप्सिलॉन नॉट DE/dt, तो ये आपको वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आप लिख लेंगे, ये वैल्यू आपने लिख ली। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेकर आएंगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर लिख लिया और ये जो डेल है इस डेल की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो डेल स्क्वायर E/dt² इक्वेशन नंबर 6, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है। उसके बाद ये टर्म आपके पास सेम एज इट इज, इस टर्म को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 में वेक्टर आइडेंटिटी यूज करता हूं, तो आप देखेंगे ये साइड इक्वल, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड क्या होंगी, इक्वल, तो ये साइड और ये साइड हमने क्या लिख दी, इक्वल लिख दी। और ये जो वैल्यू होती है ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 तो माइनस डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर E/dt², और इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और बचा आपके पास क्या, ये वाली इक्वेशन बच जाती है, इक्वेशन नंबर 7। जैसी सिमिलरली तो ये H के लिए E के लिए है, जब E के लिए जहां पर E है वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, H आपके पास आ जाएगा, तो सेम ये H के लिए आती है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो इक्वेशन नंबर ये आपके पास क्या आ जाती है, 8। जब ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाती है तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इक्वेशन 7 और 8 रिप्रेजेंट प्लेन EM वेव्स इन फ्री स्पेस। तो जनरल वेव इक्वेशन होती है, अगर आप यूनिट 1 में आप जानते होंगे, तो जनरल वेव इक्वेशन जो हमने फाई के लिए लिखवाई थी, किसके लिए, साई जो होता है वेव फंक्शन के लिए जो है, तो अगर हम शॉर्टिंजर इक्वेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, अगर आपको याद हो। यहाँ पर जो साई है, ये जो इसको बोलते हैं साई, इस साई को हम बोलते हैं स्टूडेंट वेव फंक्शन, क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, और प्रोपोगेशन विद वेलोसिटी v, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है। अगर हम इक्वेशन नंबर 7 और 8 को इक्वेशन नंबर 9 से, इस 9 इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/v²। जब आप v² की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आएगी, क्योंकि v² इधर जाएगा, ये जो पूरी वाली टर्म है ये इसके नीचे आएगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो ये आपके पास आता है इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर कौन सी आती है, 10 आ जाती है। यहाँ पर जैसे एप्सिलॉन नॉट, ये
जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स रहती है और म्यू नॉट की भी वैल्यू फिक्स रहती है। जब दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आती है। जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट रहती है ना उसके इक्वल आती है। कितनी 2.99 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। बट इसको अप्रोक्स हम इक्वल कर लेते हैं किसके 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। तो EM वेव प्रोपोगेट विद द वेलोसिटी लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड ऑफ लाइट के क्या रहती है इक्वल रहती है। तो V इक्वल टू द C रहती है। ठीक है, जैसे यहां पर आप रखेंगे उसके बाद जहां पर V था उसकी जगह आप C रख देंगे, जहां पर V था उसकी जगह आपने क्या रख दिया C वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद यहां पर कि EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, हमने ये भी बताया था आपको। तो ये ट्रांसवर्स नेचर कैसे रहती हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये तीनों आपस में क्या रहती हैं परपेंडिकुलर रहती हैं कि सर बिल्कुल। तो यहां पर हमको यही प्रूफ करना है कि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। कि जो आपके पास के मतलब प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। देन उसके बाद के प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है या नहीं है। उसके बाद ई जो है, ये जो ई है और ये जो दोनों है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। अगर ये तीनों प्रूफ हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को हम यहाँ पर ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या है यहाँ पर वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। अगर आपको याद हो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। ये आपके पास है कि डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। अगर यहाँ पर आपको ध्यान हो तो ये आपको यहाँ पर यूज करनी होती है, क्योंकि 1/c² की जगह आप क्या रख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये यहाँ पर रख दिया हमने। उसके बाद ऐसे ही सेम ये ई के लिए है, ये एच के लिए। ये किसके लिए ई के लिए, ये एच के लिए। ई के लिए और एच के लिए हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं ये कहां से आता है कुछ लेना देना नहीं है आपको। सेम ई के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है, ये एच के लिए होता है। तो ये दोनों जनरल सॉल्यूशन ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो ई जो आपके पास ई नॉट है, जो एच नॉट है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है। ये क्या होता है आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। और ये जो आपके पास के है, यहाँ पर ये जो के है ये प्रोपोगेशन वेक्टर हम बोलते हैं या प्रोपोगेशन ऑफ वेव बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो आर है इस आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इस आर को क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके बाद यहाँ पर हम अगर इक्वेशन नंबर जो 3 है ये वाली, इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या करते हैं आर के रेस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं पार्शियली डिफरेंशियल करते हैं, पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं। जैसे आप पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आर है तो एक बार आर आएगा, देन उसके बाद आई के आएगा। तो आई के आया, देन उसके बाद पूरी एक बार टर्म रहती है। तो ये आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या है सेम है। तो इस वाली इक्वेशन की जगह ये जो टर्म है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ ई रख सकता हूँ या नहीं कि हाँ बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह आपने क्या रख दिया ई रख दिया। उसके बाद आई के ई हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है ये जो आपके पास ई है इस ई से ये ई को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट कैंसिल आउट कर दिया। जब आप कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आपके पास टर्म बच के आएगी और ये इसको आप क्या लिख सकते हैं कि डेल आप लिख सकते हैं। तो डेल आपने लिख दिया डेल इज इक्वल टू आई के और डेल मैंने यहाँ पर लिए लिख दिया यूजिंग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को आप अगर ध्यान हो मैक्सवेल की तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि डेल डॉट ई बराबर में 0 होना चाहिए। भाई यही तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। अगर यहाँ पर डेल की जगह आप क्या लिख सकते हैं डेल की जगह आप क्या लिख सकते हैं इस डेल की जगह आई के आप लिखेंगे। तो इस डेल की जगह आई के आपने लिखा डॉट ई इज इक्वल टू 0। यहां से आई को हमने बाहर लिखा के डॉट ई इज इक्वल टू 0 और इस आई को ये जो आई है इसको इधर ले गए तो 0 की टर्म में। तो के डॉट ई बराबर 0। ठीक है, के डॉट ई बराबर 0। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम बोल सकते हैं जो आपके पास k है और जो e है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब k परपेंडिकुलर टू e, तो k परपेंडिकुलर टू e, पहली इक्वेशन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाती है, ड्राइव। उसके बाद यूजिंग मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, मैक्सवेल की कौन सी, सेकंड इक्वेशन का यूज। जैसे आप सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ये आपके पास थी, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो डेल है उसकी जगह, डेल की जगह k डॉट एच, भाई वहां पर e था, भाई ई के लिए थी और ये है किसके लिए, एच के लिए, तो एच आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो के परपेंडिकुलर टू एच, ये आपके पास नेक्स्ट प्रूफ हो जाता है। उसके बाद यूजिंग मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ये आपके पास है, तो थर्ड इक्वेशन डेल, सेम ऐसे इस डेल की जगह आप क्या रखेंगे, आई के आप वैल्यू पुट करेंगे, तो आई के इज इक्वल टू ये वाली टर्म, इस एच की जगह, इस h की जगह एच नॉट ई टू द पावर k डॉट आर माइनस के ओमेगा टी आपने रखा। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास h नॉट है, इस h नॉट को हम इसके साइड ले आए हैं, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये आपने लिख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, देन हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली देखिए यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ये i माइनस के आई ओमेगा ये हमने लिख लिया, और इस पूरी वाली टर्म के जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, तो ये h हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस जैसे ही हुआ देन उसके बाद यहाँ पर जो टर्म है वो सेम एज इट इज, और ये वाली टर्म एज इट इज। उसके बाद इस i से ये जो i है ये कैंसिल आउट, तो k क्रॉस e इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच ही आपके पास बच जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पास h है और ये जो आपके पास k है, h और e, k है परपेंडिकुलर, और जो h है और जो e है उसके बीच में भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास EM वेव्स जो रहती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर रहती हैं, क्या रहती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर। उसके बाद यहां पर एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है सेम, अभी ये हमने ड्राइव करके आए पीछे कि हाँ बिल्कुल सर, अभी तो यहाँ पर टेकिंग मॉडुलस लेते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ मोड लगाएंगे, तो दोनों तरफ हमने मोड लगाया तो साइन 90 होता है, तो सेम के ई की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही निकालेंगे तो ई बराबर आपके पास आएगा म्यू नॉट ओमेगा एच अपॉन के आपके पास आया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो म्यू नॉट को अलग किया, ओमेगा अपॉन के को आपने अलग लिखा, h को अलग लिखा, क्योंकि आप जानते हैं c इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है, c इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होता है, ये आप पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट में। तो इसकी जगह हमने c लिख लिया, जैसे ही c लिखा इस h को हम इधर लेकर e की तरफ, तो e अपॉन h हमने लिख दिया, और इस म्यू नॉट और इस c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c का फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था कि रूट में 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जहां पर हम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वहां से अगर ये जो म्यू नॉट है ये बाहर कब आया होगा, ये जो म्यू नॉट है बाहर कब आया होगा, कि सर जब ये इसके अंदर रहा होगा तो इसकी पावर 2 रही होगी तभी, तो इस म्यू नॉट से ये म्यू पावर क्या होगी, कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। तो ये फ्री स्पेस के लिए, ये किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 ये आप देखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये आपने लिख ली। उसके बाद जहां पर ये आपके पास म्यू और c जो h है, इस h की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करी, क्योंकि आप जानते हैं b इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट h होता है,
क्या होता है, म्यू नॉट एच। तो यहाँ पर इस एच की वैल्यू निकालेंगे तो बी अपॉन म्यू नॉट आएगा। इस म्यू नॉट से ये म्यू नॉट भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी आपके पास आता है। ये भी फ्री स्पेस के लिए ही आता है। किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए आता है, ठीक है ना। ओके, ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी, फ्री स्पेस के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देखेंगे तो आप पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली मैं बताता चल रहा हूँ आपको। उसके बाद ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इसी जो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया, इसी के ऊपर बेस है, तो सेम आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये दो लास्ट टॉपिक्स और बचते हैं, देन उसके बाद ये फिर आपको फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो इसको जल्दी जल्दी और पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद इस यूनिट को फिनिश करेंगे। चलिए, तो प्लेन ईएम वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम पढ़ते हैं, मैक्सवेल की कंडक्टिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, कंडक्टिंग मीडियम, मैक्सवेल इन इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन आप पढ़ के आए हैं। ये जो 4 इक्वेशन लिख रखी हैं ये हम पीछे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कंडक्टिंग मीडियम में, ठीक है कि बिल्कुल सर। उसके बाद टेकिंग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसका हम क्या लेंगे, कर्ल। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने कर लिया है, जिस इक्वेशन का हमने 5 नाम दे दिया। उसके बाद यूजिंग इक्वेशन 4th, इक्वेशन नंबर 4th, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4th है। इस 4th इक्वेशन का हम यूज करते हैं, यहाँ पर डेल क्रॉस एच देखेंगे और यहाँ पर भी डेल क्रॉस एच है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर आप पुट करेंगे, तो ये वैल्यू को हमने स्टूडेंट यहाँ पर को पुट किया है। जैसे आप पुट करेंगे तो ये टर्म आपके पास सेम एज इट इज है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरी जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम यहाँ पर। जैसे ही आप वेक्टर आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो अगली स्टेप्स में हमने क्या करा है, अगले स्टेप्स में ये किया है, ठीक है। वेक्टर आइडेंटिटी का यूज करने के बाद ये हमने, तो आप जानते हैं इसकी ये जो टर्म है और ये वेक्टर आइडेंटिटी का यूज हम ऑलरेडी पहले भी हमने ये टर्म आपको पढ़ी है, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप ध्यान देखेंगे, ये जो टर्म है और इससे जो पहली वाली टर्म थी, आप पीछे जाइए, ये जो टर्म है और इससे पहली वाली टर्म थी, दोनों इक्वल थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये साइड और उसके जो दूसरी वाली साइड थी वो इक्वल हो जाएगी। तो ये हमने लिख ली, दोनों साइड क्या लिख लिए, इक्वल लिख लिए। और आप जानते हैं ये जो टर्म है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 0। देन ये जो टर्म है ये सेम एज इट इज माइनस के साथ। उसके बाद माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो सेम बाकी टर्म यहाँ पर क्या है, सेम एज इट इज। उसके बाद ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी बच जाती है, 6। तो सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर 4 का हम कर्ल कर लेंगे। पहले हमने इक्वेशन नंबर 3 का कर लिया है, अब हम इक्वेशन नंबर 4 का कर लेंगे। जैसे आप इक्वेशन नंबर 4 का कर लेंगे तो ये आपके पास 4 का कर लेने के बाद इक्वेशन नंबर 7 बचेगी, 7 आएगी। इक्वेशन 6 और 7 को जब आप देखेंगे तो ईएम वेव्स कंडक्टिंग मीडियम में, तो सॉल्यूशन ऑफ ईएम वेव, जब आप इन दोनों का सॉल्यूशन करते हैं तो डायरेक्टली ये आपको दिखाना नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। तो जब आप डायरेक्ट करते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आता है। यहाँ पर जो ये जो अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू ये है, ये जो आर है, इस आर की वैल्यू ये है, अल्फा प्लस आई बीटा। अल्फा यहाँ पर ये जो अल्फा है इसको हम बोलते हैं एटूनेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, एटूनेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है जो कि आपको याद करना है। और यहाँ पर ये जो बीटा है, ये जो बीटा है, इस बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, बीटा बराबर ये है आपके पास। तो बीटा की डायरेक्ट वैल्यू ये है, ठीक है। लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बस यही आपके पास लास्ट टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। स्किन डेप्थ बोलते हैं या फिर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हम बोलते हैं इसको, जिसे हम डेल से, ये भी डेल ही है, तो कई सिंबल होते हैं डेल के, ठीक है ना। देन स्किन डेप्थ इज ए डिस्टेंस travel by electromagnetic wave when it enter into a medium। जब आपके पास कोई क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहती हैं वो ट्रेवल करती हैं
ट्रेवल करने के बाद वो एंटर होती हैं किसी भी मीडियम में, तो वो किसके एटूनेट्स 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो वो किसकी इनिशियल वैल्यू 1/e टाइम्स की इनिशियल वैल्यू के इक्वल रहती है। ठीक है ना। आपके पास कोई वेव है और वो वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, और जो ट्रेवल जो करती हैं और जो उनमें जो एटूनेशन है वो किसके इक्वल रहेगा 1/e टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू जो भी रहेगी उसके 1/e टाइम्स के एटूनेशन के बराबर रहेगा। क्लियर? ओके सर, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है, इट इज अ इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिस्क्राइबिंग कंडक्टर बिहेवियर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इन रेडियस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है। तो ये जो है आपके पास, ये जो है इसको हम बोलते हैं स्किन डेप्थ। इसको क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? स्किन डेप्थ बोलते हैं। व्हेन EM वेव्स एंटर इन ए मीडियम, जब आप EM वेव्स एंटर करती हैं तो ये आपके पास आता है एट x स्किन डेप्थ x इज इक्वल टू डेल, x इज इक्वल टू क्या है? डेल। तो E इज इक्वल टू 1/e एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट है, ई नॉट है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये साइड और ये साइड इक्वल, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम, ये दोनों साइड हमने क्या कर दी? इक्वल। तो इस ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट हो गया, देन ई नॉट से ई 1/e, तो 1/e को आप क्या लिख सकते हैं? e की पावर -k1, और ये आपके पास माइनस है तो e की पावर ये है, तो e से e कैंसिल आउट, मतलब बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा है, तो -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा डेल, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डेल इज इक्वल टू 1/अल्फा, और यही आपके पास क्या होता है? रिलेशन होता है बिटवीन स्किन डेप्थ और एटूनेशन के बीच में। ठीक है, यही रिलेशन होता है। और आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू, अभी हम अल्फा का फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हैं, तो अल्फा की जगह हमने ये रख दिया। ठीक है, जैसे आप अल्फा की जगह आप ये रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा की। भाई अल्फा का तो फॉर्मूला अभी पीछे पढ़ के आए हैं, अगर आपको ध्यान हो, अल्फा बीटा की जो मैंने वैल्यू बताई थी वही फॉर्मूले हैं। उसके बाद यदि कंडक्टर गुड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर के लिए जो आपके पास ये सिग्मा अपॉन म्यू और एप्सिलॉन जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से, और यहाँ पर ये जो 1 है, ये जो 1 है या ये जो 1 है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आप रखेंगे तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर 1/2 कर दिया पावर, क्योंकि ये जो 1 है इसको नेग्लेक्ट, ये जो 1 था, ये जो पॉजिटिव 1 है, ये जो पॉजिटिव 1 है इसको हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास टर्म बचती है। उसके बाद इस टर्म की जगह आप क्या रखेंगे? तो सेम यहाँ पर ये इस 1 को भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट, तो ये आपके पास टर्म बच के आती है अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, और अल्फा इज इक्वल टू ये आपके पास टर्म आ जाती है। जैसे ये टर्म आ जाएगी आपके पास, तो सेम जो ओमेगा बाहर था उस ओमेगा को अंदर ले गए, ओमेगा से ओमेगा का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास टर्म बचती। तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला 1/अल्फा होता है, तो अल्फा का ये वैल्यू है, अल्फा की ये वैल्यू है, तो अल्फा की जगह, इस अल्फा की जगह ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो जैसे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर आपने पुट करी, इस 2 को आप उधर ले गए ऊपर की तरफ, तो ये रूट में आया, रूट ओमेगा सिग्मा ओमेगा। ठीक है, म्यू और सिग्मा, और ये आपके पास ओमेगा आपके पास आया। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf जानते हैं आप, तो इस ओमेगा की जगह 2πf रख दी, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो 1/म्यू सिग्मा पाई एफ, ये आपके पास लास्ट फॉर्मूला बचता है गुड कंडक्टर के लिए। किसके लिए? गुड कंडक्टर। स्किन डेप्थ फॉर गुड कंडक्टर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। उसके बाद यदि आपके पास इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट में हम ये सब देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर क्या करा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, तो ये आपके पास 4 है यहाँ पर। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन, क्योंकि इससे ये पावर क्या होगी? कैंसिल आउट हो गई है। देन यहाँ पर हमने ये लिख लिया। उसके बाद ये ओमेगा अंदर जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या करा है, तो ये आपके पास क्या बच जाता है? सिग्मा बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आया, और इस 4, ये जो 4 है इस
4 का 2 बाहर आया, तो अंदर क्या बचा है, म्यू बचा और एप्सिलॉन बचा है। तो म्यू एप्सिलॉन बचा, स्किन डेप्थ ये आपके पास है ही, स्किन डेप्थ है ये आपके पास, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर स्किन डेप्थ का फॉर्मूला 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की ये वैल्यू आई है तो ये वैल्यू हमने आप पुट कर दी। जैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे तो सेम ऐसे ही ये 2 पड़ जाएगा, तो 2 अपॉन सिग्मा रूट में एप्सिलॉन म्यू, एप्सिलॉन म्यू आपके पास आया। तो ये किसके लिए है, इंसुलेटर के लिए है। डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, तो आप देखेंगे इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, तो इस वजह से स्किन डेप्थ यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फाइंड द स्किन डेप्थ, यहाँ पर स्किन डेप्थ निकालना है, जबकि फ्रीक्वेंसी आपको दी है, एल्युमिनियम सिग्मा की वैल्यू ये आपको दी है और म्यू आर की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर सभी जो भी वैल्यू हमें दी है, जो निकालना है वो हमने लिख लिया। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ जानते हैं, क्योंकि ओमेगा फॉर्मूला में आया था, अगर आपको पता हो, और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये आपके पास सेम है। यहाँ पर अगेन फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है, अगर आपको ध्यान हो ये फॉर्मूला ही तो हमने यहाँ पर ड्राइव किया है। डेल इज इक्वल टू रूट में 2 अपॉन म्यू सिग्मा एफ, सिग्मा म्यू, तो यही सिग्मा ओमेगा, म्यू नहीं ओमेगा, ठीक है, सिग्मा म्यू ओमेगा, ठीक है। ये आपके पास आया, तो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो रख दी, उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, ये आपके पास स्किन डेप्थ आया। उसके बाद सेम ऐसे ही इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपके पास 2 जो हम रख रहे थे, क्योंकि ओमेगा की 2 पाई एफ, तो एफ का फॉर्मूला यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमने कैलकुलेट किया आंसर, ठीक है ना, समझ में तो आई है ना। उसके बाद ये डीपीपी है, जिसके अंदर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि यही 6 क्वेश्चन इस यूनिट से इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जहाँ से सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं क्वेश्चन के, वो 6 क्वेश्चन यही हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम बीटेक पॉली बाई AK टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट्स बचता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूँगा, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट को और चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, उसकी भी गन शॉट लेकर आएंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।